मैं रोजाना बस स्टॉप पर एक बूढ़े फकीर को देखता था जो सबको दुआएं देता था। एक दिन मैंने उसे 100 रुपए दिए। उसने मेरा हाथ पकड़ा और अजीब नजरों से देखकर बोला, आज घर मत जाना बेटा, वहां तुम्हारी मौत इंतजार कर रही है। मैं हंसकर घर चला गया। जैसे ही मैंने अपने बेडरूम का दरवाजा खोला, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि सामने मेरा नाम अर्जित है। मैं एक जवान और खूबसूरत मर्द था और मुझे हर वक्त ये एहसास रहता था कि मैं किसी भी लड़की को खुश रख सकता हूँ, क्योंकि जो बातें औरतें मर्दों में नापसंद करती हैं वो सब मेरी प्रकृति से दूर थीं। मेरा दुनिया में कोई अपना नहीं था। ना माँ थी जिसे सास बनकर देखकर लड़कियां घबरा जाती, ना कोई बहन थी जो ननद बनकर मेरी बीवी की जिंदगी में जहर घोल देती, और ना ही कोई ऐसा भाई था जिसकी बीवी आकर मेरी बीवी का जीना मुश्किल कर दे। मेरे पास अपना घर था, उचित नौकरी थी, अच्छी सवारी थी और घर में वे सारी सुविधाएं थी जो एक अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए जरूरी होती हैं। मैं ऐसा आदमी भी नहीं था जो बीवी पर जबरदस्ती पर्दा करवाए या उस पर पाबंदियां लगाए। मैं हमेशा यही चाहता था कि मेरी बीवी मेरे साथ चलते हुए खुश रहे। मैं उसे खुद कहता, चलो फिल्म देखने चलते हैं, चलो कहीं घूमने चलते हैं, चलो आइसक्रीम खाने चलते हैं। मैं अपनी बीवी के लिए हमेशा वह सब करता था जो मुझे लगता था कि उससे वह खुश होगी। मगर मेरे नसीब में जो औरत आई उसका नाम ममता था, और वह किसी भी सूरत मुझे अच्छा नहीं समझती थी। शुरू में ऐसा नहीं था। शुरुआती 2 से 4 महीने उसने मेरे साथ ठीक वक्त गुजारा और मुझे उसमें कोई खास कमी महसूस नहीं हुई। लेकिन फिर धीरे धीरे उसने मुझे ये महसूस कराना शुरू कर दिया कि जैसे मैं उसके लायक नहीं हूँ। वह खूबसूरत थी, दुबली पतली थी, ये मैं मानता हूँ, मगर उसका रंग सांवला था और वह बहुत ज्यादा चिड़चिड़ी भी थी। न वह अच्छा खाना बनाती थी, न घर के मामलों को संभालने की समझ रखती थी। खुद वह कई बातों में कमजोर थी, मगर हर वक्त मुझमें कमियां निकालती रहती थी। मैं हर बार ये सोचकर खामोश रह जाता था कि वह मेरी बीवी है और उसके साथ ही मुझे पूरी जिंदगी गुजारनी है। यही सोचकर मैं सुबह घर से निकल जाता। वह मेरे लिए नाश्ता नहीं बनाती थी और न ही मेरे कपड़े इस्त्री करती थी। मेरी पत्नी मेरे जूते तक साफ नहीं करती थी। मैं अपने सारे काम खुद करता था और जब समय मिलता था तो उसके लिए नाश्ता भी बनाकर रख देता था, ताकि अगर वह चाहे तो उठकर खा ले। इन सब के बावजूद मैं हर रोज अपने दिल को ये तसल्ली देता था कि शायद एक दिन सब ठीक हो जाएगा। घर से निकलकर मैं दफ्तर जाने के लिए एक तय रास्ता अपनाता था। उस रास्ते में एक बस स्टॉप पड़ता था, जहां मैं रोजाना कुछ मिनट के लिए रुकता था। वहीं से मेरा एक दोस्त मेरे साथ दफ्तर जाता था। वह अपनी खराब आर्थिक स्थिति के कारण बस का किराया नहीं दे पाता था, इसलिए अपने घर से पैदल चलकर बस स्टॉप तक आता था और वहां से मेरी मोटरसाइकिल पर बैठकर दफ्तर जाता था। हमारा सफर लगभग आधे घंटे का होता था और बातचीत में समय आसानी से निकल जाता था। कभी कभी वह तनख्वाह मिलने पर मेरी मोटरसाइकिल में पेट्रोल भी भरवा देता था। उसकी 5 बहनें थीं और घर में कमाने वाला वह अकेला था। सिर्फ एक बहन की ही अभी तक शादी कर पाया था, इसीलिए मैं उसका थोड़ा ख्याल रखता था। आज जब मैं वहां पहुंचा तो उसे आने में थोड़ी देर हो गई। मैंने उसे अभी तक आते नहीं देखा तो मेरी नजर बस स्टॉप के पास बैठे एक बाबा जी पर पड़ी। वे एक छोटी सी पुरानी दरी बिछाकर उस पर चंद कटोरियां और कुछ छोटी छोटी टोपियां रखे बैठे थे। कुछ साधारण सी धार्मिक चीजें भी थीं। लोग आते जाते उनसे कुछ खरीद लेते या बिना खरीदे ही पैसे दे देते थे। कुछ लोग कहते थे कि यह बाबा जी भविष्य की बातें भी बता देते हैं। मैंने कई बार सुना था कि लोग उनके पास अपना नाम और समस्या बताते हैं और वे उन्हें आगे होने वाली बातें बताते हैं। मैं अक्सर उन्हें ध्यान से देखा करता था। उनकी आंखें मुझे अजीब तरह से गहरी लगती थीं, जैसे वे बहुत कुछ जानते हों। कभी कभी मैं भी उन्हें कुछ पैसे दे देता था, मगर मैंने उनसे कभी बात नहीं की थी क्योंकि मुझे इन बातों पर विश्वास नहीं था। मैं सोचता था कि इंसान की जिंदगी उसके निर्णयों से बदलती है, न कि किसी की भविष्यवाणी से। उस दिन सुबह जब मैं बस स्टॉप के पास खड़ा था
तो मैंने बाबा जी को पहले से ज्यादा ध्यान से देखा। वे कुछ थके हुए लग रहे थे, शायद रात भर जागे हों या तबीयत ठीक न हो। दरी के एक किनारे पर रखा पुराना सा कप जिसमें वे पैसे रखते थे, उसमें कुछ सिक्के और कुछ नोट पड़े थे। वे बार बार अपनी माला घुमा रहे थे। कभी कभी वह अपने आसपास देखकर गहरी सांस लेते, जैसे किसी चीज का इंतजार कर रहे हों। मैं अपने दोस्त का इंतजार करते हुए कुछ पल उन्हें देखता रहा। मैं सोच रहा था कि दुनिया में कितने लोग ऐसे होते हैं जो अपनी जरूरतों के लिए यूं ही बैठ जाते हैं। कोई उनके पास आता है, कोई नहीं आता। कोई उनकी बातों पर विश्वास करता है, कोई उनका मजाक उड़ाता है। लेकिन इन सब के बावजूद वह हर रोज उसी जगह बैठे रहते हैं। वे शायद लोगों को छोटी छोटी चीजें बेचते हों, लेकिन असल में तो वे अपना समय बेच रहे होते हैं। अपना समय अपनी जरूरत के अनुसार फैलाकर दिन बिताते हुए। मैं इन्हीं सोचों में खोया खड़ा था कि मेरा दोस्त दूर से आता हुआ दिखाई दिया। उसने आते ही नमस्कार किया और जल्दी से बैठ गया, क्योंकि आज उसे वाकई देर हो गई थी। मैंने मोटरसाइकिल स्टार्ट की और हम दफ्तर की तरफ चल दिए। लेकिन अजीब बात ये थी कि आज पहली बार मेरे मन में एक हल्की सी बेचैनी थी, जैसे वो बाबा जी मुझे देखकर कुछ कहना चाहते हों। मगर मैं उनके पास गया ही नहीं। उनकी आंखों में मानो मेरे बारे में कोई प्रश्न था या कोई बात थी जो वह कहना चाहते थे, और मैं बिना सुने ही वहां से चला आया था। मुझे उस वक्त ये पता नहीं था कि वह बाबा जी मेरा आने वाला समय बदलने वाले हैं, और ये भी अंदाजा नहीं था कि ममता के साथ मेरी जिंदगी अब एक ऐसे मोड़ की तरफ बढ़ रही है जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यह दोस्त मेरा बुरा नहीं था। उसका नाम कुणाल था और वह रोज मजाक में मुझसे पूछ लेता था कि आज भाभी से लड़कर तो नहीं आया। लेकिन अब बात ये थी कि मेरी शक्ल ही ऐसी हो गई थी कि लगता था जैसे मैं हमेशा तनाव और उदासी में हूँ। पहले एक दो बार ऐसा हुआ कि मैं हल्के फुल्के मन से घर से निकला तो उसने तुरंत पहचान लिया कि मैं ठीक हूँ। लेकिन अब तो मेरे चेहरे पर हमेशा ही चिंता छाई रहती थी, इसलिए उसे रोज ही लगता था कि मैं अपनी पत्नी से झगड़ा करके आया हूँ। वह मुझे ध्यान से देखता और कहता कि अगर शादीशुदा लोग तेरे जैसे हो जाते हैं तो भाई मुझे तो अभी शादी नहीं करनी। मैं उसे समझाने की कोशिश करता कि ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक वही था जो मेरा अपना जैसा था, क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया, मेरा तो और कोई था ही नहीं। जब रिश्तेदार ना हो तो दोस्त ही घरवालों की जगह ले लेते हैं और उनकी अहमियत बढ़ जाती है। कुणाल के साथ मेरा भी ऐसा ही रिश्ता था। रास्ते में कभी कभी हम चाय पीने के लिए रुक जाते थे और दफ्तर में अगर फुर्सत मिलती तो मैं उससे अपने मन की बातें कह लेता था। उसे ये भी पता था कि मेरी पत्नी जरा अलग तरह की है और उसके व्यवहार में वह नरमी नहीं है जो एक पत्नी में होनी चाहिए। मैं अक्सर उससे कहता था, यार इंसान शादी क्यों करता है? बीवी तो मोहब्बत करने वाली होती है, और अभी तक हमारे बच्चे भी नहीं हैं कि हम बच्चों की व्यस्तता का बहाना बना लें। जब मैं उसे कहता हूँ कि चलो कहीं घूमने चलते हैं, मैं तुम्हें बाहर ले जाऊं, तो वह कहती है, क्या करेंगे बाहर जाकर? क्या जरूरत है बाहर जाने की? मुझे कहीं नहीं जाना। मैं यह बात कुणाल को सुनाता तो वह सर पकड़ लेता था। एक दिन कुणाल कहने लगा कि तेरी बीवी को कोई और तो नहीं पसंद। मैंने उसे तुरंत कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने खुद कई बार उससे पूछा है और मैंने ये भी नोट किया है कि वह अपने फोन पर कोई ताला भी नहीं लगाती। अगर उसकी जिंदगी में कोई और होता तो मुझे सबसे पहले यही बात महसूस होती। मैं कौन सा संयुक्त परिवार में रहता हूँ कि मुझे पता ही न चले कि मेरी बीवी क्या कर रही है। एक ही घर में तो हम रहते हैं और दो ही लोग हैं। वह क्या करती है मुझे पता होता है और मैं क्या कर रहा होता हूँ उसे पता होता है। दोस्त ने कहा कि हाँ, शायद तू ठीक कह रहा है, लेकिन अक्सर सुनने में यही आता है कि जब औरतें ऐसा व्यवहार दिखाती हैं तो शायद उनकी जिंदगी में कोई और होता है। मैंने कहा कि हाँ, पहली नजर में मुझे भी यही लगा था, लेकिन बात कुछ और ही है। ये सोचकर मैं टूट जाता था कि शायद मैं उसके योग्य ही नहीं हूँ। शायद मैं वह व्यक्ति नहीं जो उसके मापदंडों पर पूरा उतरता हो। कुणाल ने फिर कहा कि कभी अपनी पत्नी की तस्वीर तो दिखा दे,
शायद वह तुझसे अधिक सुंदर है और इसी वजह से ये सब करती है। मैं उसे तस्वीर दिखाना नहीं चाहता था, क्योंकि मेरे मन में एक अजीब सी जिद थी कि अपने घर की बातें लोगों में अधिक न फैलाऊं। मैंने उसकी बात टाल दी और उसने दोबारा भी इसका उल्लेख नहीं किया। मगर सच्चाई ये थी कि हालात दिन ब दिन अजीब होते जा रहे थे। मैं जब बाहर किसी से बात करता तो कुछ पल के लिए मन हल्का हो जाता, लेकिन जैसे ही घर लौटने का समय नजदीक आता, मन फिर घबराने लगता कि पता नहीं आज घर जाकर कौन सा नया व्यवहार मेरा इंतजार कर रहा होगा। बाहर मैं अपनी वास्तविक जिंदगी जी रहा था और घर के भीतर एक ऐसी दुनिया थी जहां मेरा अस्तित्व जैसे अर्थहीन हो चुका था। कुणाल समझ जाता था कि मैं भीतर से टूट रहा हूं, मगर वह भी असहाय था, सिर्फ मेरा दुख सुनता और मेरी चिंता करता था। लेकिन हकीकत ये थी कि मेरी जिंदगी में जो मौन सी आग ममता ने लगाई थी, वह अब धीरे धीरे भड़क रही थी और मैं इस धुएं में अपना रास्ता खोता जा रहा था। मुझे अंदाजा नहीं था कि यह सब आगे चलकर क्या रूप लेगा। बस यह एहसास था कि कुछ बहुत गलत होने वाला है और मैं उसे रोक भी नहीं पा रहा था। मेरा यह दोस्त कुणाल मुझे ये भी सुझाव देता था कि आप लोग बच्चा पैदा कर लो, क्योंकि बच्चा पति पत्नी के रिश्ते को बहुत मजबूत करता है और एक दूसरे को सहन करना आसान हो जाता है। यह वही बातें थी जो समाज हमें सिखाता है और शायद ये बातें कई घरों में सच भी साबित होती होंगी। लेकिन मेरी जिंदगी में जो हालात चल रहे थे वे किसी आम जोड़े जैसे नहीं थे। मैं कुणाल की बात सुनता तो दिल में उम्मीद जागती थी कि शायद वाकई बच्चा आने से ममता बदल जाएगी और हमें एक मकसद मिल जाएगा। लेकिन जब भी मैं ममता से इस बारे में बात करता तो उसका जवाब हमेशा यही होता कि वह बच्चे संभालने के मूड में नहीं है, वह अकेली है और वह नहीं संभाल पाएगी। मैं खुद भी यही सोचता था कि वाकई वह अकेली होती है और मुझे सुबह जाना होता है, शाम को आना होता है। मेरी ड्यूटी ऐसी थी कि छुट्टी करता तो तनख्वाह कट जाती थी, इसलिए हर रोज काम पर जाना जरूरी था। यह बात भी सच थी कि शायद वह अकेली बच्चे को संभाल न पाए, लेकिन मैं नौकरानी रखकर देने के हक में भी नहीं था। मगर मुझे ये भी पता था कि ऐसी बहुत सी औरतें हैं जिनके पास कोई नौकरानी नहीं होती और वे अकेली 4-4 बच्चे भी संभाल लेती हैं। वे रात को जागती भी हैं, सुबह उठती हैं, घर भी संभालती हैं, बच्चों को भी। लेकिन सारी औरतें एक जैसी नहीं होती। मैं इस बात को दिल से समझता था, मगर फिर भी उम्मीद यह थी कि कभी न कभी हम भी इस दौर से गुजर ही जाएंगे। इसी दौरान मुझे पता चला कि ममता एक दिन मां बनने वाली थी। मैंने यह बात संयोग से जानी क्योंकि उसने मुझे खुद नहीं बताया। उसने जानबूझकर गोलियां खाकर अपना मामला साफ करवा लिया था और मुझे बताने की जरूरत भी महसूस नहीं की थी। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पैरों से जमीन खींच ली गई हो। मैंने उसे कहा कि तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था, और अगर करना ही था तो मुझे तो बताना चाहिए था। मैं उसका पति था, उसका साथी था, उसका हमसफर था, मगर उसने मुझे इस योग्य नहीं समझा। और वह बड़े सुकून से बोली कि अगर मैं तुम्हें बताती तो तुम मुझे किसी न किसी तरह समझा लेते और कहते कि बच्चा पैदा करो। लेकिन बाद में मुझे ही अपमानित होना था। तुम तो काम पर निकल जाते और मैं ही अकेली सुबह शाम भाग दौड़ कर रही होती। मैंने उससे कहा कि क्या मैं तुम्हें ऐसा पुरुष लगता हूँ कि तुम अकेली सब कुछ करती रहो और मैं तमाशा देखता रहूं? मैं ओवरटाइम करता, मैं तुम्हारे लिए नौकरानी रख देता, मैं कुछ न कुछ तो जरूर करता। उसने कहा कि नौकरों पर कौन भरोसा कर सकता है, आजकल जमाना ठीक नहीं है। उसकी बातें अपनी जगह ठीक भी लगती थीं, लेकिन इसका मतलब यह हरगिज नहीं था कि हम सारी जिंदगी बच्चा ही पैदा न करें, क्योंकि हमारे साथ रहने के लिए कोई भी नहीं आने वाला था। हमने सारी जिंदगी एक दूसरे के साथ ही रहना था। मेरे माता पिता इस दुनिया में नहीं थे, उसके माता पिता भी बूढ़े थे, वे हमारे साथ नहीं रह सकते थे और उसकी कोई बहन भी नहीं थी जो आकर मदद कर सके। इसलिए हमें अपने मुद्दे खुद ही हल करने थे, किसी से उम्मीद नहीं रखनी थी। जब मुझे ये सब पता चला तो उसने बड़ी बेपरवाही से कहा कि मैंने जो किया है ठीक किया है। यह बात मेरी सहन शक्ति से बाहर थी।
मैंने उससे झगड़ा किया, उसे डांटा भी, लेकिन कुछ देर बाद हम फिर से सामान्य हो गए। मेरा दिल उसके इनकार से और भी ज्यादा आहत हुआ, लेकिन मैंने बात को बढ़ने नहीं दिया। मैंने यह बात कुणाल को भी नहीं बताई क्योंकि ये बहुत नाइंसाफी वाला मामला था और मैं अपनी पत्नी के बारे में लोगों से बात नहीं करना चाहता था। मगर उसके बाद मेरे दिल में एक खाली जगह बन गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ममता का क्या मामला है। वह मेरी संतान भी पैदा नहीं करना चाहती थी। वह मुझसे दूर दूर रहती थी। वह पूरी तरह एक गैर भावनात्मक औरत थी, जैसे प्रेम उसकी जिंदगी में कोई मायने ही नहीं रखता। आजकल की लड़कियां तो फिल्में और धारावाहिक देखकर प्रेम के सपने देखती हैं। वे चाहती हैं कि उनका पति भी उनके साथ वैसा ही प्यार करे जैसा वे पर्दे पर देखती हैं, और मैं तो वैसा बनने की पूरी कोशिश करता था। लेकिन उधर मेरी पत्नी थी जिसे मेरे प्यार की कोई परवाह ही नहीं थी। न उसे रोमांस में दिलचस्पी थी, न घर में और न ही मेरे भावों में। जैसे मैं उसकी जिंदगी में एक जरूरत तो था, लेकिन एक इंसान के रूप में बिल्कुल बेमानी था। मैं जीता जागता इंसान था, मगर उसके व्यवहार की वजह से अंदर ही अंदर टूट रहा था। मैं कुणाल के सामने हंसता था, दफ्तर में ठीक रहता था, बाहर भी सामान्य दिखता था, लेकिन अंदर से बिखरता जा रहा था, और ममता को इसकी कोई परवाह नहीं थी। मैं अक्सर सोचता था कि आखिर वह चाहती क्या है, वह मेरे साथ रहती क्यों है। अगर उसे न मुझसे प्रेम है, न वह मेरी संतान चाहती है, न मेरे साथ समय बिताना चाहती है, तो फिर वह चाहती क्या है। लेकिन इस सवाल का जवाब न पहले मिला था, न अब मिल रहा था, और शायद आने वाले दिनों में जो कुछ होना था वह इन सवालों से कहीं अधिक दर्द देने वाला था, जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं आज भी वह दिन नहीं भूल सकता जब हम दोनों एक शादी में गए थे। यह शादी ममता की तरफ से मिला निमंत्रण था, उसके रिश्तेदारों की थी और वो काफी खुश नजर आ रही थी। मैंने सोचा शायद घर से बाहर माहौल बदलने से उसका मूड ठीक हो जाएगा और हम दोनों के बीच भी कुछ बेहतरी आ जाएगी। मैंने अच्छे कपड़े पहने, वो भी तैयार होकर आई, लेकिन हमेशा की तरह मुझसे दूरी ही बनाए रखती रही। शादी का हाल रोशनियों से भरा हुआ था। लोग हंस रहे थे, खाना खा रहे थे, संगीत चल रहा था। सारी महिलाएं अपनी अपनी महफिलों में मशगूल थीं। ममता कुछ देर अपने चचेरे भाई बहनों के साथ बात करती रही और मैं चुपचाप एक तरफ बैठकर सब देखता रहा। मैं अपने आप को कभी भी ऐसे कार्यक्रमों में सहज महसूस नहीं करता था, खास तौर पर जब ममता मुझे अपना जीवन साथी कम और एक जरूरत ज्यादा समझती थी। फिर भी मैं उसके साथ आया था कि शायद वह खुश हो जाए। मैं खाने वाली मेज की तरफ गया तो एक औरत मेरे करीब आई। वो शक्ल से ममता की रिश्तेदार लगती थी। उसने मेरी तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, बड़ी बात है अरजित साहब, आप ममता के साथ गुजारा कर रहे हैं। वो लड़की तो ठीक नहीं थी। उसके शब्द सुनकर मेरा दिल तड़प उठा, जैसे किसी ने मेरे सीने में हाथ डालकर दिल मरोड़ दिया हो। मैंने तुरंत उस औरत की आंखों में आंखें डालकर कहा, ममता मेरी बीवी है और अगर कोई उसके बारे में कुछ गलत कहे तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। वो औरत शायद मेरी सख्ती से थोड़ी घबरा गई और तुरंत दूसरी तरफ चली गई, मगर मेरे अंदर गुस्सा भड़क रहा था। मुझे कोई हक नहीं था कि कोई मेरी बीवी के बारे में जुबान खोले, चाहे वह कैसी भी हो। मैंने तुरंत ममता की तरफ देखा। वो हंसती बोलती रही। उसे कुछ पता नहीं चला कि उसकी अपनी रिश्तेदार ने मेरे दिल में किस तरह के संदेह का बीज बो दिया था। घर वापस आए तो अजीब सी खामोशी थी। ममता अपनी मर्जी से सो गई, लेकिन मुझे नींद नहीं आई। मैं सारी रात करवटें बदलता रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस औरत ने वह बात क्यों कही। वह क्या जानती थी जो मैं नहीं जानता था। मैंने अपने मन से बात निकालने की कोशिश की, लेकिन वो अल्फाज बार बार कानों में गूंजते रहे। वो लड़की ठीक नहीं थी। मुझे गुस्सा भी आ रहा था कि मैंने अपनी बीवी का इतना साथ दिया, फिर भी दिल कहीं ना कहीं चुभ रहा था। मैंने खुद से कहा कि शायद वह बस बढ़ा चढ़ाकर बात कर रही हो,
लोग ऐसी बातें कर ही देते हैं, लेकिन दिल ने जवाब दिया कि कोई भी इतना बड़ा वाक्य यूं ही नहीं बोलता। उस रात पहली बार मुझे ये एहसास हुआ। यह सोच आई कि क्या ममता सचमुच मुझसे दूर रहती थी या उसकी वजह कुछ और थी। क्या मैं किसी सच से अनजान था? क्या उस औरत ने सच कहा था या वह झूठ बोल रही थी? मगर जो सवाल अंदर जाग गया था वह अब आसानी से खत्म होने वाला नहीं था। आजकल ममता मुझसे कोई खर्चा भी नहीं मांगती थी, जबकि इससे पहले उसके खर्चे बहुत ज्यादा थे और मैं पूरे करता था, क्योंकि मुझे पता होता था कि फिलहाल हमारी औलाद भी नहीं है। जो भी खर्च करना है मैंने इसी पर खर्च करना है। चलो, अगर पैसे मांगती है तो जाहिर है मेरे पैसों पर उसका अधिकार है। मैं पैसे दे दिया करता था, लेकिन आजकल उसने मुझसे पैसे मांगना बंद कर दिया था। मैंने एक दिन पूछ लिया कि तुम्हें पैसों की जरूरत नहीं होती, तो कहने लगी कि उसे नहीं होती, जब होगी तो मांग लूंगी। मैंने कहा चलो ठीक है, फिर मुझे याद करा देना क्योंकि मैं भूल जाता हूँ। अपनी तरफ से मैं अच्छा पति बनने की हर संभव कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ ये सब कुछ होने वाला है। एक दिन मुझे तनख्वाह मिली थी और मुझे अगले दिन दफ्तर जाना था, लेकिन अगले दिन जब मैं दफ्तर के लिए बाहर निकला तो कुणाल आज दफ्तर नहीं आया था, क्योंकि उसे कल ही तनख्वाह मिली थी और मेरी तरह शायद वह आज घूमने चला गया था। हर बार वह ऐसे ही करता था। आज थोड़ी बारिश भी हो रही थी। वापसी पर कुणाल मेरे साथ आया करता था, लेकिन आज वह साथ नहीं था। पता नहीं क्यों मैं बस स्टॉप पर रुक गया। मैंने अपनी जेब से 50 रुपए निकाले और बाबा जी की तरफ बढ़ा दिए। उन्होंने कहा, बेटा इन चीजों में से कोई चीज ले लो। मैंने कहा नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। पैसे पकड़ते हुए उन्होंने एक नजर मेरी तरफ देखा। मुझे कहने लगे, बेटा आज घर मत जाओ, वहां तुम्हारी मौत इंतजार कर रही है। ये सुनकर मुझे बड़ा अजीब लगा। मैं हैरान हुआ, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि जैसे उन्होंने बस यूं ही हवा में यह बात कह दी है, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि मैं ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करता था। मैंने कहा, मौत किसका इंतजार नहीं करती बाबा जी, क्या पता इंसान कब दुनिया से चला जाए, ये तो भगवान को पता है। मैं उठकर चला गया। रास्ते में मैंने 1-2 बार इस बात के बारे में सोचा, लेकिन ज्यादा नहीं सोचा। घर में दाखिल हुआ। घर का ताला ऐसा लगा हुआ था कि मेरे पास भी चाबी थी, और आज सुबह ही मैं ममता को ये कहकर निकला था कि मैं रात को देर से आऊंगा, क्योंकि मैंने सोचा था कि जब कुणाल आ जाएगा तो हम दोनों कहीं फिल्म देखने चलेंगे। ममता तो हमेशा मेरे साथ जाने से मना कर देती थी, तो सोचा अपने दोस्त के साथ ही चला जाऊंगा, लेकिन उसने भी छुट्टी कर ली थी, इसलिए मैं जल्दी ही घर आ गया। मैं अपने घर में दाखिल हुआ। हमेशा की तरह सबसे पहले मेरी नजर टेबल पर गई। मैं चंद पल रुक गया, क्योंकि वहां 2 प्लेटें रखी हुई थीं, जिनमें किसी ने अभी अभी खाना खाया था। मैं कुछ पल वहीं खड़ा रहा, जैसे दिमाग समझने से नाकाम हो कि यह क्या मामला है। प्लेटों के अंदर अब भी खाने के कुछ निशान मौजूद थे। एक में सब्जी के निशान थे, दूसरी में चावल के दाने। दोनों प्लेटें उसी तरह पड़ी थीं, जैसे जल्दी में खाना खाकर कोई उठ गया हो। मेरे मन में पहला ख्याल यही आया कि शायद ममता ने किसी मेहमान को खाने पर बुलाया होगा, क्योंकि उसके रिश्तेदारों में कोई बाहर चला ही आता था। लेकिन आज तो मैंने सुबह ही जाते वक्त कहा था कि मैं देर से आऊंगा, फिर इतनी जल्दी उसने खाना क्यों खा लिया? वह तो आमतौर पर शाम के बाद ही खाती थी, जब मैं घर आकर बैठता था। मैंने मन ही मन कहा, खैर शायद भूख ज्यादा लग गई होगी। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा, बैठक की तरफ देखा। बैठक में पूरी खामोशी थी। वहां कोई नहीं था, टीवी बंद था, सिर्फ खिड़की से आती हल्की सी हवा पर्दों को हिला रही थी। मैंने साइड वाले कमरे में झांका, लेकिन वहां भी कोई नहीं था। सब कुछ बिल्कुल शांत, जैसे कोई सदियों से इस घर में बोला ही न हो। मेरी नजर दीवार की घड़ी पर पड़ी तो समय शाम के 7:30 बज रहा था। मेरे अंदर एक अजीब सा एहसास होने लगा।
लग रहा था जैसे कुछ ठीक नहीं है। दिल के अंदर बेचैनी बढ़ने लगी। मैंने धीरे से ममता को आवाज देने का सोचा, लेकिन फिर रुक गया। पता नहीं क्यों मन नहीं माना। मैं चुपचाप अपने कदम शयन कक्ष की तरफ बढ़ाने लगा। वह कमरा जो सबसे अंत में था, जहां हम रात को आराम करते थे। हमने वह कमरा इसलिए बनाया था कि सड़क का शोर कम सुनाई दे। मैं दरवाजे के पास पहुंचकर एक पल के लिए खुद को संभाला। दरवाजे के नीचे से हल्की सी रोशनी बाहर आ रही थी। मेरे दिल की धड़कन तेज होने लगी। मैंने दरवाजा धीरे से खोला। दरवाजा खुलते ही जो दृश्य मेरी आंखों के सामने आया, उसने मेरी रूह तक हिला दी। मेरे कदम जैसे जमीन में गड़ गए। मेरी सांस अटक गई। मेरे सामने ममता बिस्तर पर अकेली नहीं बैठी थी। उसके साथ एक अनजान आदमी था। कोई ऐसा चेहरा जिसे मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। दोनों एक दूसरे के बहुत करीब बैठे थे, जैसे किसी भी तरह की सीमा न हो। मेरा दिमाग एक पल को काम करना बंद कर गया। मेरी आंखों के सामने धुंध सी छा गई। दिल जैसे सीने से निकलकर गले में अटक गया। मैं बस उन दोनों को देखता रह गया। मुझे देखकर वे दोनों घबरा गए। ममता की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था और वह आदमी जैसे सन्न रह गया। एक पल के लिए उसने मुझे घूरा और अगले ही पल उठकर मेरे पास आया। मैं कुछ बोल भी नहीं पाया था कि उसने मेरे सिर पर किसी भारी चीज से वार कर दिया। मेरी आंखों के सामने एक तेज चमक घूमी और फिर अंधेरा छा गया। मुझे याद नहीं कि मैं जमीन पर कब गिरा, कब बेहोश हुआ। जब होश आया तो मैंने खुद को एक सफेद बिस्तर पर पाया। मेरे इर्द गिर्द हल्की रोशनी थी। हाथ में ड्रिप लगी हुई थी। दिमाग भारी था। सर में तेज दर्द हो रहा था। आंखों के सामने धुंध छाई हुई थी। जब थोड़ा साफ दिखाई देने लगा तो मैंने देखा कि मेरे पास एक पुलिस वाला खड़ा है। उसने मेरा नाम लिया और कहा कि आपको होश आ गया है। मैंने हल्के से सर हिलाया। मेरी जुबान सूखी हुई थी। उसने कहा कि आपको बेहोश कर दिया गया था। हमें आपके घर से सूचना मिली थी। फिर उसने कहा कि सबसे पहले हमें आपका बयान लेना है। अभी कोई और आपसे बात नहीं कर सकता। बताइए, आपको क्या क्या याद है? मैं कुछ पल खामोश रहा। मेरे दिमाग में वह दृश्य फिर से घूमने लगा। मैंने बड़ी मुश्किल से होंठ खोले और कहा, मैंने अपनी पत्नी के साथ एक अनजान आदमी को देखा था। वे दोनों मेरे घर में थे। फिर उसने मुझ पर हमला कर दिया। पुलिस वाले ने मेरी बात सुनी और कहा, हाँ, वो आदमी पकड़ा जा चुका है। उसने आप पर हमला किया था और आपको घायल छोड़कर भागने की कोशिश की। लेकिन आपका दोस्त कुणाल मौके पर आ गया था। उसी ने आपकी जान बचाई है। अगर वह कुछ मिनट देर कर देता तो शायद आप जिंदा ना होते। मैंने कमजोर सी आवाज में पूछा, कुणाल कहाँ है? पुलिस वाले ने कहा, वह बाहर है, आपसे मिलना चाहता है। मैंने पूछा, वह आदमी कहाँ है? उसने कहा, वह हमारी हिरासत में है और आपकी पत्नी भी पुलिस की पकड़ में है, क्योंकि वह भी उसके साथ भागने की कोशिश कर रही थी। हमें यह सब आपके बयान के बाद अदालत में पेश करना है। मैंने कहा कि मैं उस आदमी पर केस करना चाहता हूँ। उसने मेरे घर में घुसकर न सिर्फ मेरे सिर पर वार किया, बल्कि मेरी इज्जत पर भी हमला किया। पुलिस वाले ने सिर हिलाकर कहा कि आपका अधिकार है। ऐसे मामलों में जमानत नहीं होती। ये गंभीर अपराध है और जो किसी के घर की पवित्रता भंग करता है, उसका परिणाम बहुत बुरा होता है। मैं खामोशी से उसकी बात सुनता रहा। मेरे दिल में तूफान मचा हुआ था। मेरा शरीर तो अस्पताल के बिस्तर पर था, मगर दिमाग अब भी उस पल में अटका हुआ था जब मैंने ममता को उस अजनबी के साथ देखा था। मेरे कानों में अब भी वे आवाजें गूंज रही थीं, जो शायद उन्होंने मेरी मौजूदगी महसूस करके निकाली थीं। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैं बस इतना सोच रहा था कि जिस औरत के लिए मैंने सब कुछ किया, वह कैसे इतनी आसानी से किसी और के साथ जा सकती थी। इसी दौरान कुणाल अंदर आया। उसके चेहरे पर चिंता थी। उसने मेरा हाथ पकड़ा। मैंने कमजोर सी मुस्कुराहट दी और बस इतना कहा, शुक्रिया दोस्त। और फिर जैसे सारी ताकत खत्म हो गई।
मेरे सिर में दोबारा चक्कर आने लगा। सब कुछ धुंधला गया। मैं फिर से बेहोश हो गया। यही वह पल था जब मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा भ्रम टूट गया, एक भ्रम जो प्रेम के नाम पर मैंने वर्षों तक पाले रखा था। जब मुझे दोबारा होश आया तो शायद अगला दिन शुरू हो चुका था। मेरे इर्द गिर्द अस्पताल का हल्का सा शोर था और रोशनी की धुंधली किरणें कमरे में भर रही थीं। कुणाल मेरे पास ही मौजूद था और मुझे देखकर पिछले दिन की चिंता भरी झुंझलाहट से देखने लगा। अब मेरी हालत पहले से कुछ बेहतर थी और मैं बात करने के काबिल था। मैंने धीरे से उसकी तरफ देखा और कहा, मेरी तबीयत अब थोड़ी संभल गई है। उसने मेरे हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, मैं तो तुझे पहले दिन ही कह रहा था कि किसी पुरुष का चक्कर है और तू ही नहीं मानता था। उसकी बात सुनकर मेरे दिल में अजीब सा एहसास हुआ। मैं सोचने लगा कि सच में यार, लेकिन वह इतने तरीके और इतनी सफाई से ये सब कर रही थी कि मुझे अंदाजा ही नहीं हुआ। उसने तो अपने फोन पर ताला तक नहीं लगाया था। सब कुछ ऐसे खुला और साफ, लेकिन मेरी आंखों के सामने ही छिपा हुआ था। कुणाल मेरी तरफ झुककर बोला, तेरी जान बच गई। मैंने उसे देखा और आह भरी। मैंने कहा, तू वहां क्या करने आया था? उसने जवाब दिया कि मैं वहां से गुजर रहा था और अभी ज्यादा देर भी नहीं हुई थी। वह बोला, दिन में तो मैंने अपने काम में समय बिताया और रात को तेरे घर से होकर गुजरा। मैंने सोचा था कि तेरे साथ बैठकर चाय पी लूंगा या कहीं जाने का कोई प्लान बना लेंगे, लेकिन अंदर से शोर की आवाज आई और मैं देखता हूँ कि जो कुछ हो रहा था। अगर मैं वहां नहीं आता तो तेरी खबर बन जाती कि तेरी पत्नी ने तुझे इस दुनिया से विदा कर दिया और अपने प्रेमी के साथ भाग गई। मैंने सोचा, सच में जिंदगी के पल किस कदर अनिश्चित होते हैं। ये औरत, जिसे मैंने अपनी जिंदगी में सबसे करीब रखा था, जिसके लिए मैंने सब कुछ किया था, वह कैसे मेरी आंखों के सामने मेरी निष्ठा के साथ खेल रही थी। दिल पर एक दर्द सा छा गया और दिमाग में बेचैनी का तूफान उठ खड़ा हुआ। कुणाल ने कहा कि घर में सामान भी बंधा पड़ा था और वह उस रात भागने वाली थी। मैंने अंदर ही अंदर अपनी लाचारगी महसूस की, लेकिन एक पुरुष होने के नाते मेरी मर्यादा ने मुझे हिम्मत दी कि मैं उसे अपनी जिंदगी से बाहर कर दूं। यह एहसास मुझ पर हावी हो गया कि अब मैं उसे क्षमा नहीं कर सकता। मैंने कहा कि मैं उसके सामने नहीं जाना चाहता। वह लड़की अपनी शक्ल देखने लायक नहीं है। मेरे मन ने मुझे आगे बढ़ाया कि यह फैसला सही है। मैंने कानूनी कागज तैयार करने को कहा और लिखकर उसे तलाक दे दी। यह वह पल था जब मैंने अपनी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण कदम उठाया। मैंने तय किया कि उसे अपनी जिंदगी से बाहर कर दूं और इस अध्याय को हमेशा के लिए बंद कर दूं। लेकिन मैंने पुलिस से यह भी कहा कि उसके ऊपर कोई मामला दर्ज न किया जाए। मैं जानता था कि हर अत्याचार का न्याय समय के साथ होता है और मेरे न्याय से ज्यादा महत्वपूर्ण न्याय व्यवस्था का निर्णय है। मैंने मन ही मन सोचा कि समय सब कुछ स्पष्ट कर देगा और सच्चाई सामने आ जाएगी। मेरी स्थिति कुछ बेहतर हुई तो मैं वापस अपने घर आया। कुणाल मेरे साथ पूरा समय रहा। इतने दिन वह कार्यालय में मेरे हिस्से का काम भी संभालता रहा ताकि कोई मुझे नौकरी से न निकाल सके। उसने हर कदम पर मेरा साथ दिया, मेरे घर की देखभाल की, खाने का इंतजाम किया और मेरा मन मजबूत किया। मैंने उसे कई बार कहा कि मैं तुम्हारा उपकार कभी नहीं भूलूंगा। एक दिन वह धीमे स्वर में मुझसे कहने लगा कि तू मेरी बहन से विवाह क्यों नहीं कर लेता। मैंने हंसकर कहा कि मैं तो एक बार शादीशुदा आदमी हूँ और तेरी बहन तो कुंवारी है। उसने मुस्कुराकर कहा कि लेकिन तुम एक अच्छे इंसान हो। मुझे पता है कि तुम जिंदगी को संभाल लोगे। मैंने उसकी बात ध्यान से सुनी और मन ही मन सोचा कि शायद ये एक नई शुरुआत हो सकती है। मैंने तय किया कि उसकी बहन से शादी कर लूं। वह एक बेहद अच्छी और सभ्य औरत थी। उसकी जिंदगी में कोई दुख या कमी नहीं थी और वह दिल से प्रेम करने वाली थी। दहेज न होने के कारण उसकी शादी थोड़ी देर से हुई थी और उसकी उम्र भी मेरे बराबर हो गई थी, जो औरत के लिहाज से ज्यादा मानी जाती है। लेकिन मैंने उसे स्वीकार कर लिया। हमारी शादी के बाद जिंदगी ने एक नया रंग लेना शुरू किया।
अब मैं महसूस कर रहा था कि मेरे पास एक सच्ची साथी है जो मेरी जिंदगी की हर कमजोरी को समझती है और मेरी खुशियों में शामिल होती है। हमारी जिंदगी में पहले की कड़वाहटों की जगह सुकून और भरोसे ने ले ली थी। मैं रोज सुबह उठता तो अपनी पत्नी की मुस्कान देखकर दिन की शुरुआत करता। हमारी जिंदगी में हंसी और मोहब्बत की गूंज होती थी। मैं अब हर छोटी छोटी बात में खुश रहना सीख चुका हूँ। अतीत की कड़वाहटों को दिल में जगह नहीं दूंगा, बल्कि उन्हें सबक की तरह याद रखूंगा। अब मैं अपने दोस्त कुणाल का भी धन्यवाद करता हूँ, जो हर मुश्किल पल में मेरे साथ खड़ा रहा। उसकी मदद के बिना शायद मैं अपनी जिंदगी को दोबारा संभाल नहीं पाता। हम अब हर छुट्टी पर साथ घूमने जाते हैं, फिल्म देखते हैं, चाय के साथ कितनी देर बातें करते हैं। मैं महसूस करता हूँ कि जिंदगी वाकई उन लम्हों में छुपी है जो हम एक दूसरे के साथ गुजारे। मेरी नई जिंदगी में अब कोई डर नहीं है। मैं अपनी प्यार को पूरी तरह समझता हूँ और सच्चाई के साथ जीता हूँ। ममता की याद अब सिर्फ एक सबक बनकर रह गई है, जिसने मुझे सिखाया कि प्यार और भरोसे के बिना रिश्ता कायम नहीं रह सकता और जो व्यक्ति वफादारी के योग्य नहीं है उसे जिंदगी से निकाल देना जरूरी है। अब मैं अपनी पत्नी के साथ हर पल खुशी और सुकून के साथ गुजारता हूँ। हम दोनों एक दूसरे का सम्मान करते हुए भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। मेरी जिंदगी की ये नई शुरुआत मुझे हर दिन याद दिलाती है कि इंसान को अपनी कदर करनी चाहिए, अपनी इज्जत और स्वाभिमान के लिए खड़ा होना चाहिए और गलत संबंधों से खुद को आजाद रखना चाहिए। अब मेरी दुनिया में रोशनी, प्यार और शांति है और मैं जानता हूँ कि कठिनाइयाँ आएंगी, लेकिन उनका सामना करने के लिए मैं तैयार हूँ। मेरी कहानी का सार यही है कि जो कुछ भी हुआ वह मुझे मजबूत बनाने के लिए था और अब मैं अपनी जिंदगी के हर पल की कदर करता हूँ। मेरी पत्नी वाकई बहुत अच्छी है। मैं उसे देखकर हर रोज आभार महसूस करता हूँ। वह न सिर्फ प्यार करने वाली है, बल्कि मेरे लिए जिंदगी के हर पहलू को आसान बना देती है। उसके हाथ का खाना लाजवाब है। कभी कभी मैं खुद को बेहद खुशकिस्मत समझता हूँ कि वह मेरी जिंदगी में आई और अब वह माँ बनने वाली है, जिसमें वह नरमी और प्यार है जो पूरे घर को सुकून से भर देता है। मैं अक्सर सोचता हूँ कि मैंने ममता से क्या उम्मीदें रखी थीं, और अब जब मैं अपनी पत्नी को देखता हूँ तो मुझे अंदाजा होता है कि असली खुशी कैसे महसूस होती है। मेरी पत्नी खाना बनाने में भी माहिर है। कभी कभी जब वह कोई खास पकवान बनाती है तो मैं देखता हूँ कि उसका स्वाद कमाल है। मैं सोचता हूँ खुशी सिर्फ हमारे लिए नहीं होनी चाहिए। मैं कुछ खाने के डिब्बे निकालकर उन बाबा जी के लिए भी ले जाता हूँ, जो बस सड़क के किनारे छोटी सी दरी बिछाकर बैठे होते हैं, लोगों के लिए भविष्यवाणी करते हैं। और मैं हैरान होता हूँ कि कैसे एक आदमी इतनी सही भविष्यवाणी कर सकता है, कैसे वह अपने दिल की आवाज की ताकत से लोगों की जिंदगियों में हकीकत में बदल देता है। मैं अक्सर सोचता हूँ, क्या वाकई उनके पास कोई करामत है या ये बस उनका अंदाजा था। लेकिन जिस दिन उन्होंने कहा था कि तुम घर मत जाओ, तुम्हारी मौत इंतजार कर रही है, वह दिन मेरी जिंदगी बदल देने वाला था। अगर मैं बाहर नहीं जाता और अगर वह मेरे साथ नहीं होते तो मैं नहीं जानता कि मेरे साथ क्या होता। मैं अपनी जिंदगी के हर लम्हे को उस दिन से याद करता हूँ और अपनी पत्नी की कदर और मोहब्बत को और ज्यादा महसूस करता हूँ। मैंने कभी सोचा नहीं था कि इंसान जिससे उम्मीद रखता है वह कभी इतनी बेवफाई कर सकता है। लेकिन जिंदगी ने मुझे सबक सिखाया कि जो कुछ हम चाहते हैं वह हमेशा हमारी उम्मीदों के मुताबिक नहीं होता, लेकिन जो मिलता है वह हमेशा हमें वही खुशी देता है जिसकी हमें जरूरत होती है। मैंने एक दिन बाबा जी से पूछा कि आप ये कैसे करते हैं, आप कैसे इतनी सही भविष्यवाणी कर लेते हैं। वो मुस्कुराए और बोले कि उन्हें नहीं पता, वे बस इंसान के चेहरे को देखते हैं और जो बात दिल में आती है कह देते हैं। मैंने उनसे पूछा कि अब मेरे चेहरे की तरफ देखकर क्या देख रहे हैं, तो वह हंसकर बोले कि मैं खुशकिस्मत आदमी हूँ। उस पल मुझे समझ आया कि जिंदगी का असली न्याय कैसे होता है, क्योंकि मेरी पत्नी वाकई वह सब कुछ थी जिसकी मैंने ममता से उम्मीद रखी थी, लेकिन जो मुझे उससे कभी नहीं मिला। और आज वही सब मुझे अपनी पत्नी में मिलता है। वह मेरे लिए जिंदगी की रोशनी है, मेरे दिल की धड़कन है
जो न सिर्फ मुझसे प्रेम करती है बल्कि हर वक्त मेरा ख्याल रखती है, खाने से लेकर कपड़ों तक और घर के हर छोटे बड़े काम तक। जब वह कोई खास खाना बनाती है तो मैं उसे लेकर बाबा जी के पास भी जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि उनकी भविष्यवाणी सच थी। जिस दिन उन्होंने कहा था कि तुम्हारी मौत इंतजार कर रही है, वाकई ऐसा ही था। और मैं सिर्फ कुणाल की वजह से बच सका, क्योंकि वह मेरे दोस्त की तरह मेरे साथ खड़ा रहा और मेरी जान बचाई। मैं हर दिन शुक्रगुजारी करता हूँ और सोचता हूँ कि जिंदगी में वाकई कभी कभार छोटी छोटी चीजें बड़ी बड़ी खुशियाँ दे देती हैं। अब मेरी जिंदगी में सुकून है। मेरी बीवी मेरी खुशी का कारण है। हम एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। मैं अब हर रोज ये महसूस करता हूँ कि उम्मीद रखनी चाहिए, कभी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि जिंदगी में जो चीजें हमारे लिए लिखी जाती हैं वह एक ना एक दिन जरूर हमारे पास आती हैं। चाहे वह हमारी क्षमता के मुताबिक ना भी हो, लेकिन हमें वह खुशी देती है जिसकी हमें जरूरत होती है। मेरे लिए अब सब कुछ सही है। मेरी बीवी मेरी जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा है। वह माँ बनने वाली है। हम दोनों अपने भविष्य के लिए पूरे जोर शोर से मेहनत कर रहे हैं। हम जीवन की मुश्किलों का सामना करेंगे, हर खुशी को एक साथ बांटेंगे। मैं हर दिन अपनी बीवी के साथ समय बिताकर अपनी जिंदगी की कदर और मोहब्बत को महसूस करता हूँ। मैं अब हर छोटी छोटी बात में खुशी ढूंढ लेता हूँ। मैं देखता हूँ कि जिंदगी में सबसे बड़ी खुशी मोहब्बत करने वाले साथी के साथ जिंदगी बिताना है, हर लम्हे को कदर के साथ जीना है। मैंने कुणाल के साथ अपने संबंधों को भी मजबूत किया और वह मेरी जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया। वह दोस्त जो हर मुश्किल में साथ रहा अब हर लम्हे की खुशी को और बढ़ाता है और मेरी जिंदगी में वह सुकून है जो पहले कभी नहीं था। अब मैं अपनी जिंदगी में हर दिन शुक्रिया अदा करता हूँ, हर लम्हे की कदर करता हूँ, हर खुशी को अपने दिल में सुरक्षित करता हूँ। मैंने ममता से जो अनुभव सीखा वह ये है कि हमेशा अपने दिल की बात सुनो, गरिमा और इज्जत की सुरक्षा करो। किसी के साथ भी ऐसे रिश्ते में मत जाओ जो तुम्हें तकलीफ दे, लेकिन हर इंसान के लिए आशा हमेशा बनी रहती है, क्योंकि जो कुछ हम चाहते हैं वह एक दिन हमें जरूर मिलता है, चाहे वह हमारे अंदाज के अनुसार ना हो। मेरी पत्नी मेरे लिए सब कुछ है। वह मेरी खुशी है, मेरी जिंदगी है। वह हर दिन मेरे लिए प्यार और ध्यान लाती है और मैं हर रोज ये महसूस करता हूँ कि मैं वाकई खुशकिस्मत हूँ कि मुझे एक ऐसी पत्नी मिली जो प्यार, वफादारी और जिंदगी के हर पहलू में बेहतरीन है। हम दोनों अब अपने भविष्य की योजनाएं बना रहे हैं। जल्दी हमारी जिंदगी में एक नई जान आने वाली है जो हमारे घर की खुशियों को और बढ़ा देगी। मुझे और क्या चाहिए? एक प्यार करने वाली पत्नी, एक बेहतरीन दोस्त और जल्द आने वाले बच्चे से ज्यादा मेरे लिए जरूरी कुछ नहीं। जिंदगी का सबसे बड़ा सबक ये है कि कभी आशा मत छोड़ो। हर तकलीफ के बाद खुशी आती है। जो कुछ हम चाहते हैं वह हमेशा हमें मिलता है, चाहे वह समय के साथ आए, और जो चीज हमारे लिए किस्मत में लिखी जाती है वह एक न एक दिन हमारे पास जरूर आती है।